इवन इन एल्किल हैलाइड है ना। तो हम लोग इवन रिएक्शन पढ़ने आ रहे हैं किसमें, एल्किल हैलाइड में पढ़ने आ रहे हैं। अभी तक किसमें पढ़ रहे थे, अल्कोहल में, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो लोग पढ़े थे वो इवन इन अल्कोहल पढ़ रहे थे। तो देखिए एल्किल हैलाइड में भी इवन रिएक्शन या इवन मैग्नीज के थ्रू प्रोडक्ट बनते हैं, और इसमें रिएजेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं, ठीक है सर। जल्दी देना होता है, हाँ बिल्कुल होता है। सर अगर ऊपर वाले क्वेश्चन का लेफ्ट साइड से उसमें बॉन्ड बनाएंगे उसमें वो मेजर नहीं बनेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में लेफ्ट साइड, यस सर। लेफ्ट साइड कैसे बना लो भाई, पेनिल के पास हाइड्रोजन कहाँ होता है, अच्छा यस सर। है ना। जिस जिस रिंग कार्बन से रिंग जुड़ी होगी उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अच्छा, तो इवन इन एल्किल हैलाइड में रिएजेंट कौन कौन से हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें वीक बेस, वैसे भी देखो वीक बेस ही हमेशा प्रिफर करते हैं इवन काइनेटिक्स को, क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग होगा तो E2 को प्रिफर करेगा, फिर वो इवन से नहीं बनाएगा पूरा। तो रीजन कैसा है, वीक बेस, और वीक बेस जनरली क्या होते हैं, न्यूट्रल बेस। न्यूट्रल बेस में अल्कोहल ही आते हैं, न्यूट्रल बेस में और कोई आता ही नहीं है। देखो न्यूट्रल बेस में कौन आते हैं, अल्कोहल। जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ RH, है ना। तो बेटा अगर अल्कोहल की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन कराई जा रही है, वहाँ हीटिंग नेसेसरी है, ठीक है। क्योंकि एलिमिनेशन स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब तक नहीं कराएंगे तब तक एलिमिनेशन नहीं होगी, अदरवाइज फिर एथेनॉल होने की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो अल्कोहल लेना होगा और साथ में प्रॉपर हीटिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे आपको एरो के ऊपर ये हो सकता है लिखा मिल जाए, मेथेनॉल ऑब्लिक हीटिंग, समझ जाएगा कि E1 काइनेटिक्स के थ्रू प्रोडक्ट बनने वाला है ना। एथेनॉल ऑब्लिक हीटिंग, ठीक है। तो ये आपके मेन दो रीजन है जो जिनकी प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड में E1 होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। बाकी रिएक्टिविटी की बात किया जाए तो E1 में बेटा कार्बोकैटायन बनता है ना, चाहे वो अल्कोहल में E1 पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड में मैग्नीज नहीं बदलेगी, मैग्नीज अभी वही रहेगी, एल कार्बोटाइन बनेगा। और कार्बोटाइन अगर केवल डिग्री के हिसाब से बोला जाए तो टर्सरी कार्बोटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसका मतलब अगर आपको एल्किल हैलाइड बेटा 3 डिग्री दिया हुआ है तो उसमें E1 का जो रेट है वो सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर आप लोग अल्कोहल में भी लिख रहे थे तो वही ऑर्डर था, यहाँ पे एल्किल हैलाइड में भी लिख रहे हैं वही ऑर्डर, ठीक है। फिर लीविंग ग्रुप एबिलिटी, तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी में वही बोला था कि ज्यादा जो गुड लीविंग ग्रुप होते हैं वो फेवर करते हैं इवन काइनेटिक्स को। तो सबसे ज्यादा हैलोजेंस में देखा जाए तो I- सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, सबसे ज्यादा बल्कि साइज है, तो आसानी से लीव करेगा ये। सेकंड नंबर में Br-, फिर क्लोराइड, फिर है ना। तो लीविंग ग्रुप में वही ऑर्डर है, और यही शायद ऑर्डर SN1 और SN2 में भी था, है। लीविंग ग्रुप एबिलिटी वहां भी इफेक्ट कर रही थी, सेम ही ऑर्डर। फिर इसमें एक नोट लिखा हुआ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नोट है। ये नोट ये बताना चाह रहा है कि इन एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड में अगर हम लोग बात करें तो SN1 E1 रिएक्शन अकर्स पैरेलल, दोनों रिएक्शन चलती है ना। एल्किल हैलाइड में SN1 E1 दोनों रिएक्शन पैरेलल ही अगर होती है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनते हैं प्रोडक्ट फॉर्म टाइप होता है, दोनों से प्रोडक्ट बनेंगे। जब SN1 E1 दोनों पैरेलल में चल रहे होंगे तो सब्स्टिट्यूशन से प्रोडक्ट बन रहे होंगे, एलिमिनेशन से बन रहे होंगे, है ना। लेकिन फिर ये लाइन जो सेकंड लाइन पर ये क्या बोल रहा है, इन जनरल SN1 प्रोडक्ट फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल दी है ना, कि एल्किल हैलाइड में SN1 E1 दोनों से ही प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि SN1 से बनने वाले प्रोडक्ट थोड़े से ज्यादा परसेंटेज में बनते हैं, मतलब SN1 से बनने वाले प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। जबकि यही यही पर पॉइंट डिफर कर रहा है। ऐसा इवन इन अल्कोहल में हम लोग उल्टा बोल रहे थे कि अल्कोहल में जब क्या हो रही है E1, तो जनरली देखा था कि अगर स्ट्रॉन्ग हाई टेम्परेचर पे हो रही है ना तो फिर E1 से प्रोडक्ट मेजर बनते हैं। और यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर हाई भी ले लें तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, SN1 वाले ही मेजर होते हैं, है ना। उसका ये कहने का मतलब है। जैसे ये एग्जांपल एक है, इसको समझ लीजिए। जैसे आपको एक एल्किल हैलाइड ध्यान रखें, ठीक है। जैसे आपको एक एल्किल हैलाइड दिया हुआ है,
S3 इस तरह का। अब इसमें रिएक्शन वो करा रहा है मेथेनॉल और हीट, है ना। अब ये दो मेथेनॉल, देखो मेथेनॉल बेटा एक वीक न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और मेथेनॉल एक अल्कोहल बेस भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों नेचर है उसके अंदर, डुअल बिहेवियर हो सकते हैं, लेकिन हीट भी किया हुआ उसने, है ना। तो हीटिंग ज्यादातर सपोर्ट करती है किसको, एलिमिनेशन को। और अगर वो पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे हमें दोनों बातें ध्यान रखनी होगी कि केवल एलिमिनेशन वाले नहीं दिखाएंगे, सब्स्टिट्यूशन वाले दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड में SN1 इवन पैरेलल चलते हैं। भले ही आप हीटिंग कर रहे हैं फिर भी मेजर प्रोडक्ट किसकी तरफ से बनेंगे, SN1। तो SN1 वाले प्रोडक्ट को हम लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो भैया पहले तो CH घटेगा और यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन इस समय नॉर्मली 1 डिग्री है, पड़ोस वाला कार्बन बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे मेथिल शिफ्ट हो जाएगा, तीनों मेथिल ही है तो किसी एक को शिफ्ट करा दिया, तो मैंने इसको शिफ्ट करा दिया, यहाँ कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। अब ये बहुत स्टेबल हो गया। तो अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है कि मेथेनॉल जो कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये SN1 पाथवे फॉलो करेगा, अगर ये SN1 पाथवे फॉलो करेगा तो ये क्या करेगा, SN1 पाथवे फॉलो करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा यहाँ पे, है ना। और ये आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ईथर, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा आपके मन में ये भी है कि सर हीट कर रहे हैं तो एलिमिनेशन होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो इसमें पैरेलल में E1 पाथवे फॉलो हो रहा होगा, यही वीक बेस क्या कर रहा होगा, पड़ोस वाले बीटा कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूवल भी कर रहा होगा। और अगर बेटा इधर से H निकलेगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगी, यहाँ बेटा कार्बन कार्बन डबल हो जाएगा, मतलब ये एल्कीन बनेगी, लेकिन एक बीटा बेटा ये वाला कार्बन भी बीटा कार्बन है ना, देखो लेफ्ट वाला, ठीक है। वैसे तो ऊपर वाला भी बीटा है, लेकिन ये दोनों सेम ही बीटा, ये मेथल तो सेम ही होगा, तो इसमें इन दोनों में कहीं से भी निकालो एक थोड़ा बनेगा। तो सेकंड पॉसिबिलिटी में ये बेस यहाँ से H निकाल देगा, तो पाई बॉन्ड बेटा इधर आ जाएगा इन दो कार्बन के बीच, है ना। तो इसमें प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, तो ठीक है। फिर SN1 ही होगी, अगर वो हीट नहीं देगा तो फिर तो मेजर प्रोडक्ट कोई आइडेंटिटी जोड़ पे SN1 से बन जाएगा। वीक न्यूक्लियोफाइल आपने लिया हुआ है, क्वेश्चन निकालिए, और केवल हीट कर दिया तो E1 भी नहीं पाएगी, बेस तो चाहिए ना वहाँ पे, है ना। कोई ना कोई बेस तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट आपके कितने बन गए, 3 बन गए। हाँ देख लीजिए एल्कीन को GI तो नहीं शो कर रही है, ये जरूर देखिएगा। जैसे ही एल्कीन सर क्वेश्चन निकाल दीजिए। हाँ बेटा, इसमें एल्कीन GI शो नहीं कर रही इस वाले एग्जांपल, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे एलिमिनेशन से और एक बनेगा सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड में जब भी E1 होगी तो ध्यान दीजिएगा कि SN1 से प्रोडक्ट जो बनेंगे उनकी यील्ड थोड़ी ज्यादा ही होती है, मतलब ओवरऑल डोमिनेंट SN1 ही होती है, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेंगे वो SN1 के थ्रू बनेंगे। सर इसमें एक SN1 और 2 एलिमिनेशंस बन, हाँ बेटा, एक इसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है, ईथर जो बन रहा है ना वो SN1 से, और बाकी जो 2 एल्कीन बन रही हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू बन रही है, ये दोनों E1 के थ्रू बन रही है।
ठीक है, क्लियर हो गई बातें? किसी को डाउट नहीं भी? चले फिर आगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। अल्कोहल में E1 होगी तो अगर उसने हीटिंग साइन बनाया हुआ तो फिर तो आप एलिमिनेशन से मेजर बनाइएगा, ठीक है। लेकिन एल्किल हैलाइड में E1 हो रही होगी तो फिर भले हीटिंग साइन बनाया हो, मेजर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे यही क्वेश्चन पूछ भी चुका है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताइए, तो आप लोग बताइए सकते हो। सब्जेक्ट दैट शो E1 रिएक्शन, इसमें कह रहा है कौन सा एल्किल आयोडाइड ऐसा है जो E1 रिएक्शन शो करेगा। सी है, बी और डी तो नहीं करेगा। इसमें वो कह रहा है कौन E1 शो करेगा, है ना। तो इसमें देखो आप कार्बोकेटाइन बनाना देखो, क्योंकि देखो जो लिमिटेशन SN1 काइनेटिक्स की थी वही लिमिटेशन E1 की भी है, क्योंकि जिसका कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बनेगा या ऐसा बनेगा जहां कार्बोकेटाइन बहुत ही लेस स्टेबल है तो वो आसानी से E1 नहीं देंगे, है ना। जैसे देखो पहला वाला आप देखो तो ये 1 डिग्री है, ठीक है, और 1 डिग्री अल्किल हैलाइड का रेट सबसे कम होता है, ठीक है। अगर हम लोग कंपेयर करें 3 डिग्री से 2 डिग्री से, तो 1 डिग्री वाले नामात्र E1 देते हैं, मतलब E1 से प्रोडक्ट बन भी रहा होगा तो इतना कम बन रहा होगा कि आप कहोगे इससे अच्छा तो बने ही ना, तो सही है ना। 0.00 फ्रैक्शनल यील्ड मिलती है 1 डिग्री एल्किलाइड में। SN1 में हम लोग डिस्कस किया था कि जब मेथिल आयोडाइड होता है SN1 से मेथिल क्लोराइड, वो 0.001% कुछ यील्ड के साथ बनता है, तो उसको इग्नोर किया था। इसलिए पहला तो आप हटा दिए। दूसरा इसमें आई निकलेगा कार्बोकेटाइन भले 1 डिग्री है लेकिन ये बहुत स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन बेंजाइलिक पोजीशन पे बनता है। हाई क्या हो गया? हाँ, फिर वो भी देखना पड़ेगा। कार्बोकेटाइन तो स्टेबल है, लेकिन अगले स्टेप में क्या होता है कि बेस बीटा कार्बन से H भी जुड़ाता है, और इसके बीटा कार्बन पे क्या कोई हाइड्रोजन है भी, तो लिख लीजिए नो बीटा हाइड्रोजन है ना, इस पे बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो बेस चुराएगा क्या, मतलब ये E1 से प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएगा, है। ये तो SN1 से बना सकता है, तो इसको भी हटा दिए। तीसरा इसमें ये आई हटेगा, कार्बोडन बनेगा, फिर ये मेथिल शिफ्ट मारेगा, ये इधर आएगा, और फिर इसके बीटा पे तो खूब सारे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से ही बनते हैं, और मेरे ख्याल से यही आंसर है। जो बी वाला है तो ब्रिटेन वाले नहीं शो करते हैं। हां, के CH3 के ऊपर आएगा तो फिर वो CH3 के साथ एक्स नहीं। अच्छा, आपका कहना है कि यहाँ पे जब वो आएगा, है ना, तो यहाँ पे इसको बीटा हाइड्रोजन दिखेंगे, और अगर बेस ने यहाँ से H निकाल दिया तो वो रिंग कभी एरोमेटिसिटी गेन नहीं कर पाएगी, एक ऐसा नॉन बेंजोनाइट टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। और कोई बात नहीं, इतने घटिया प्रोडक्ट बनाने से अच्छा बेंजीन की आपने इज्जत ही उतार दी है ना। एरोमेटिसिटी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड तो वैसे ही कभी नहीं मेजर होंगे अगर एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन है तो, ठीक है, तो उसको मत बनाइए। हाँ, ये वाला आप लोग पहचान के ब्रेडिक रूल वायलेट करेगा। बाइसाइक्लिक कंपाउंड पे रिजल्ट कार्बन पे कार्बोन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन आंसर सी बन जाए, जहाँ पे खूब आसानी से बन जाए। सेकंड में डी वाला है। यस सर, डी। इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडर गो E1 रिएक्शन मोस्ट, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी, ठीक है, करेक्ट। पहले तो आपने लीविंग ग्रुप का नेचर देखा, 2 में ब्रोमीन पैटर्न, 2 में आयोडीन, तो आयोडीन के निकलने का रेट ज्यादा होगा, तो आंसर या तो सी होगा या डी होगा। अब उसमें कार्बोडाइल की स्टेबिलिटी देख लो कि यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे खतरनाक बनता है 3 डिग्री, तो बिल्कुल सही बताया आपने, है ना। तो आपकी अप्रोच बिल्कुल सही जा रही है इसका, ठीक है।
ये क्वेश्चन में एक एल्किल आयोडाइड दिया हुआ है, एथेनॉल के साथ रिएक्शन हो रही है, हीट कर रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है ए बी। ए के लिए बता दिया है कि वो ईथर है और बी के लिए क्या बता दिया है, एल्कीन। ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो उसने ऐसे लिख दिया है कि ए ईथर है बी एल्कीन है, लेकिन ज्यादातर आपको वो उनका टेस्ट बता देगा, उस फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट की हेल्प से आपको आइडेंटिफाई करना होगा, है ना। हो सकता है कि वो यहाँ पे ये ना बताए कि कौन ईथर है कौन एल्कीन है ना। वो बोलते कि जो इसमें बी है वो आपका बेयस रीजेंट के कलर को डिकलराइज कर रहा है। बी क्या कर रहा है, बेयस रीजेंट के जो पी कलर का होता है इसके कलर को क्या कर रहा है, ये डीकलराइज कर रहा है। तो ये टेस्ट आप लोग जानते हैं किसका होता है, एल्कीन और एल्काइन, है ना। ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है। ये टेस्ट एल्कीन और एल्काइन दोनों ही पॉजिटिव शो कर देते हैं। तो इससे समझ आया, अच्छा डिक्लाइज कर रहा है तो मतलब बी एल्कीन है, और फिर बोल देगा कि ए जो है वो डिक्लाइज नहीं कर रहा है, तो समझ जाना कि वो फिर सब्स्टिट्यूशन से बन रहा होगा, वो ईथर है ना। तो कई बार इस तरह से वो टेस्ट देगा। तो इसमें आप लोग बनाओ जल्दी से कुछ से काढ़ा, ठीक है। सभी का करना चाहिए ना, ट्राई करो सभी। देखिए इसमें पहले स्टेप में चेक कर लिया आप लोग, है ना, क्या आपने बनाया है सही है क्या रहता है ना। पहले स्टेप में देखिए एथेनॉल जो है वो बेस है आपका, बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी। देखो जो आपके अल्कोहल होते हैं वो आपके न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है, दोनों बिहेवियर उसका, ठीक है। लेकिन पहले स्टेप में देखो ये तो समझ में आ रहा है कि आई निकलेगा, ठीक है, और आई निकलेगा तो यहाँ कार्बोटाइन बनना है, क्योंकि चाहे ये बेस की तरह बिहेव करे या न्यूक्लियोफाइल की तरह, पहले स्टेप में तो कार्बोटाइन बनेगा ही, है ना। क्योंकि अच्छा ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल जो होते हैं पोलर प्रोटिक नेचर के सॉल्वेंट भी होते हैं। तो वो सॉल्वेंट की दृष्टि से देखो तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों को फेवर करते हैं, SN1 और E1 को। जैसे हम लोग SN1 पढ़े थे ना कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को फेवर करते हैं, तो वहां पे हम लोग ये भी डिस्कस किया था कि क्यों फेवर करते हैं। हाँ, आयनेशन स्टेप को फास्ट कर देते हैं। वो जो कार्बोटाइन बनता है ना, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल या कुछ अल्कोहल के मॉलिक्यूल, इसको भी चाहो तरफ से सराउंड करके इसको भी थोड़ा स्टेबलाइज कर देंगे, है ना। तो इसलिए कार्बोटाइन का बनना यहाँ फेवरेबल है। अब ये कार्बोटाइन अभी तो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, हाँ, तो अब हाइड्राइड एक्सेप्ट कर लिया तो सही, क्योंकि ये इस समय 1 डिग्री है ना। तो पड़ोस रिंग पे चला जाएगा तो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री, हाँ 3 डिग्री में सीधा जाएगा, तो 1 से 3 डिग्री तो बहुत स्टेबल हो जाएगा। तो आपने ये बना दिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। सर आपने कहा था कि रिंग के स्केलेटन से कार्बोटाइन स्टेबल नहीं होता है। कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो, रिंग के स्केलेटन पे कार्बोटाइन खूब स्टेबल होता है। बेंजीन रिंग तो नहीं बोला था, बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड होता है ना। हाँ, बेंजीन रिंग या ब्रिजेड कार्बन के बाइसाइक्लिक वाले कार्बन पे नहीं बनता है, अदरवाइज तो बन सकता है बेटा, खूब बनता है। अब इसमें इस स्टेप में देखो 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी कि आप SN1 पाथवे से में आप इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करो और न्यूक्लियोफाइल बना के इसको अटैक करा दो, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को, है ना, पसंद है इलेक्ट्रोफाइल, तो वो अटैक मारेगा और यहीं पे वो आके जुड़ जाएगा, ठीक है। बाद में उसका जो हाइड्रोजन है ना वो भी निकल जाएगा, वो कोई दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल उसका H निकाल देगा, तो यहीं पे -H+ भी लिखते हैं। ये वाला प्रोडक्ट बन गया सब्स्टिट्यूशन से, है ना। लेकिन एलिमिनेशन भी तो हो सकता है। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर एलिमिनेशन हुआ तो ये बीटा अल्फा कार्बन तो कार्बोकेटाइन वाला हो गया, इसके पड़ोस वाले जो बीटा कार्बन है, लेफ्ट वाला या राइट वाला तो सेम ही लग रहा है, इसमें से कहीं से भी H निकाल ले, ठीक है, मतलब बेस की तरह बिहेव करे।
अब सेटजफ एल्कीन बनानी है तो H वहां से निकालो जहां पहले से करीबी है ना। सेटजफ क्या कहना था, जहां पहले से बीटा हाइड्रोजन कम है वहां से H निकालो। तो अब बेटर है कि फिर यहीं से निकालो जहां पहले से करीबी, मतलब पहले से हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन लेसर नंबर पे। तो यहाँ पे निकालने पे मेजर एल्कीन बनती हुई दिखाई देगी और ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर घूम जाएंगे, ठीक है। बस एक एल्कीन और बनेगी इसमें, है ना। अगर आप ऊपर वाले इस मेथिल वाले बीटा का लेकिन वो तो मेजर होगी नहीं, स्टेबल भी नहीं होगी। तो इसमें कुछ नहीं बोल रहा तो स्टेबल ही बोली है। तो ये वाली एल्कीन हमारा बॉम्बे हो जाएगी बी, है ना, और ये जो ईथर वो ए हो जाएगा। से बीटा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। हाँ बेटा उससे भी कर सकते हैं। दो प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ ऐसा ही करना है। वो ऐसे मन करा नहीं अरे नहीं ऐसा मत करो। तो आपका कहना है कि यहाँ पे एचआई बन रहा है। तो देखो यहाँ तक आप जब पहुंच गए हो तो इस समय आपके पास ये वाला कार्बोकैटायन होगा क्योंकि यहीं से दो रास्ते निकल रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला एचआई इसके साथ नहीं रिएक्ट करेगा, है ना। अच्छा अच्छा, नहीं वो भी नहीं होगा। देखो एचआई बना होगा तो ये कार्बोकैटायन तो कंज्यूम हो ही गया होगा इसमें। वो पैरेलल नहीं चलता है खेल, है ना। कि उसमें आप अगर देखो अगर आप सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, है ना, तो सब्स्टिट्यूशन एक ही बार कराइए, उससे बनने वाले बाई प्रोडक्ट से दोबारा बस सब्स्टिट्यूशन कराइए, ठीक है। हाँ एलिमिनेशन अलग बात है कि वहां पे एथेनॉल के मॉलिक्यूल बेस की तरह बिहेव भी कर रहे होंगे तो कुछ तो बीटा हाइड्रोजन से भी छुड़ाने में लगे होंगे, ठीक है। तो पैरेलल में वो बन रहा होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो दोबारा मत अटैक करेंगे, है ना। सर यहाँ पे तो फिर 3 बनने चाहिए ना प्रोडक्ट। हाँ बेटा प्रोडक्ट तो 3 बनेंगे, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन जैसे क्वेश्चन उसने फ्रेम किया हुआ है, जैसे मान लो क्वेश्चन वो 2 ही प्रोडक्ट को हाईलाइट कर रहा है और एक को बोल रहा है कि बेयस रीजन डिक्लोराइज हो रहा है और एक को उसको ये मैंने बोल दिया था, लिखा नहीं था कि ये बेयस रीजन को क्या कर रहा है ना, नो रिएक्शन, मतलब बेयस रीजन के साथ वो रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि एक ईथर है और एक एल्कीन है, और अगर एक ही एल्कीन बनाना है तो फिर यही वाली बनाओ मेजर वाली, है ना। फिर माइनर वाली एल्कीन क्यों बनाएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर वो पॉसिबल एल्कीन बोलता ना तो फिर हम लोग को वो वाली भी बनानी पड़ती, माइनर वाली, है ना। तब वो आपकी बात बिल्कुल सही बैठ जाती है, है ना। कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है उस पर डिपेंड कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ वो एक ही एल्कीन बनवा रहा है तो मेजर वाली बना दी। फिर इसमें एक छोटा सा कंपैरिजन है ना, ये भी देख लीजिए, कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड E1, ठीक है। तो आपको इसमें थोड़ा सा कुछ बातें माइंड में रखनी है हमेशा कि SN1 और E1 में नंबर ऑफ स्टेप दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। SN1 भी 2 स्टेप में होती है और E1 भी 2 स्टेप में होती है। रिएजेंट की बात करें तो SN1 फेवर करते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 कराते हैं, ठीक है। और अगर वीक बेस है तो वो E1 उनके थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है वो E1 के थ्रू बनता है ना। क्लियर है, बोलो भाई, है ना। सॉल्वेंट में बोलते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को भी फेवर करते हैं और यही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट E1 को भी फेवर करते हैं। तो काफी सारी बातें मैच कर रही है ना, देखिए सिमिलरिटी काफी सारी दिख रही है इन लोगों को। नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी भी देखें तो सेम है, रिएक्टिविटी 3 to 1 3 to 1। और ऐसा क्यों आप समझ पा रहे हो कि दोनों में इंटरमीडिएट सेम है, कार्बोकैटायन बन रहे हैं, और इंटरमीडिएट का बनना ही RDS है SN1 में भी और E1 में भी, इसलिए रेट भी बेटा सेम ही आ रहा है। काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग ये भी फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस आपको दिख रहा है केवल यहाँ पे एक पॉइंट में, वही मैं बस आपको हाईलाइट कराना चाह रहा हूँ कि ऐसे तो लगेगा कि सब कुछ काफी बातें सेम है, सब कुछ सेम ही दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है, सेम तो नहीं है।
स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें डिफर कर रही हैं। SN1 में बोलते थे कि रेसमाइजेशन होता था, है ना, 50% ऑलमोस्ट इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनते थे, 50% बनते थे, है ना, आपके रिटेंशन के साथ, ठीक है, एज पर NCERT, ठीक है। लेकिन उसमें आपको मैंने एक बात ये भी बताई थी कि एग्जैक्ट 50-50 नहीं बनते हैं, है ना, उसमें मैक्सिमम रेसमाइजेशन होता है और पार्शियल इन्वर्जन भी होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात हो गई। लेकिन इवन रिएक्शन एक नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ऐसा है ना। देखो, जिस मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट है अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है और वो इन्वर्जन हो रहा है या रेसिपी मिक्सचर बन रहा है, तो वो तो तुम्हारा फिर SN1 में ऐसा देखने को मिलता था। इवन में बेटा एल्कीन्स बनती है, और एल्कीन जो होती है ज्यादातर आप देखोगे इन जनरल अगर बात करें तो एल्कीन ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है ना। अब यहाँ कोई एलीन टाइप की एल्कीन बन जाए तो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल जो एक डबल बॉन्ड वाली सिंगल डबल बॉन्ड कंटेनिंग एल्कीन होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो वो कैसी रिएक्शन दे देंगे, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती है ना। बात सुनने आ रही। और टेम्परेचर में, हाँ, एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लो टेम्परेचर फेवर करता है SN1 को हमेशा, है ना। और अगर आप रीजेंट वही ले रहे हैं, हाई टेम्परेचर ले रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं ईवन की यील्ड बढ़ने लगेगी, है ना, वहां पे ईवन रिएक्शन फेवर होने लगेगी, ठीक है। तो ये वो बातें जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं SN1 और E1 को, ठीक है। तो इसमें जो सबसे मेन दो बातें ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक तो टेम्परेचर वाला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। SN1 लो टेम्परेचर फेवर करता है SN1 को, हाई टेम्परेचर फेवर करता है E1 को, ठीक है। चलो फिर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है, बहुत फेमस या पॉपुलर रीअरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं पिनिकॉल पिनिकोलेन रीअरेंजमेंट, ठीक है। पिनिकॉल पिनिकोलेन रीअरेंजमेंट, है, नाम सुना है ये वाला, ठीक है, बहुत फेमस है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे ये वाले, है ना। हाँ, एडवांस में ज्यादा पूछे, मेंस में शायद आया नहीं आया, मैंने देखा नहीं, ठीक है। तो पिनिकॉल पिनिकोलेन रीअरेंजमेंट क्या होता है, ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है जो कि बेटा इवन मैग्नीज पे बेस्ड होती है। इस रिएक्शन की मैग्नीज आप जब देखोगे तो लगेगा तो इवन टाइप की ही है ना। पूरी ओवरऑल इवन तो नहीं होती लेकिन सिमिलर टू इवन होती है, तो बोला जाता है कि ये रिएक्शन इवन काइनेटिक्स पे बेस्ड होती है। ये जो पिनिकॉल पिनिकोलेन है ये किस तरह के कंपाउंड देते हैं, ठीक है। तो एक इस पे छोटा सा पैराग्राफ ये पढ़ दीजिए। ये क्या रहा था, एसिड कैटेलाइज्ड रीअरेंजमेंट ऑफ विक डाइऑल, है ना। विक डाइऑल मतलब विसनल डाइऑल की बात हो रही है। विसनल मतलब सर अगर दो OH एडजेसेंट कार्बन से कनेक्टेड हो, है ना, दो OH अड़ोस पड़ोस मतलब कि एडजेसेंट कार्बन से कनेक्टेड हो, तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, विसनल डाइऑल। इतना पार्ट अगर आप देखो तो ये OH लेफ्ट राइट कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये दोनों क्या है, ये एक जनरल एग्जांपल हो गया विसनल डाइऑल का। तो ये विसनल डाइऑल जो होते हैं यही रिएजेंट देते हैं इस तरह का, ठीक है, मतलब इसका होना कंपलसरी है, ठीक है। और एसिड कैटेलाइज मतलब थोड़ा सा आप एसिड आप जरूर इसमें मिला दीजिए, है ना। एसिड इस तरह के रिएजेंट को कैटेलाइज करता है, तो इसमें प्रोडक्ट आपके कुछ कीटोन बनने लगते हैं या फिर समटाइम्स एल्डिहाइड भी बनते हैं विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर के निकलने की वजह से। और इस तरह के रीअरेंजमेंट को नाम दिया था पिनिकॉल पिनिकोलेन रीअरेंजमेंट, ठीक है। इस तरह के रीअरेंजमेंट का ही नाम क्या है, पिनिकॉल पिनिकोलेन रीअरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, भी आपको लग रहा हो इतना खतरनाक नाम क्या है भाई, क्या है पिनिकॉल, क्या है पिनिकोलेन, तो ये बात बेटा ये साइंटिस्ट के नेम नहीं है, पिनिकॉल पिनिकोलेन आर नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट, है ना। यहाँ पे वो बोल रहा है, देखो अगली लाइन में, the name was given from the classical example of conversion of pinicol to pinicolen। तो एक क्लासिकल कन्वर्जन के बेसिस पे नाम रखा गया है। पिनिकॉल जो होता है वो इस कंपाउंड का एग्जैक्ट नाम होता है, इस कंपाउंड को पिनिकॉल बोलते हैं कि ये विक डाइऑल है। अच्छा, हर जगह मेथिल बैठा रखा है, बाकी जो कार्बन है उन पे हर एक वैलेंसी पे क्या बैठे हुए हैं, मेथिल मेथिल मेथिल, तो इसी का कॉमन नेम पिनिकॉल है।
और जब एसिडिक मीडियम में इसका रीअरेंजमेंट कराया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब ये रीअरेंजमेंट होता है तो ये जो कीटोन बनता है, ये वाला कीटोन, इसी को कॉमन नेमिंग में पिनिकोलेन बोल दिया जाता है। ठीक है, ये जो कीटोन बनता है पिनिकोलेन, तो ये जो नाम है एक क्लासिकल रिएक्शन पे बेस्ड है, जिसमें ये वाला पिनिकॉल ले रहे हैं, है ना, जिसमें सारे मेथिल 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 बैठे हुए हैं, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, इस तरह के कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको इस नाम से पुकारा जाता है, पिनिकॉल पिनिकोलिन। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें जरूरी नहीं कि यहाँ पे मेथिल मेथिल बैठे हों, यहाँ पे कोई भी एल्किल वेल्किल बैठा के दे सकता है। हाँ, एल्किल या फेनिल होंगे, हाइड्रोजन नहीं होंगे। ठीक है, मतलब इन मेथिल की जगह या तो कुछ डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप बैठा दिए जाएंगे, जैसे एथिल, प्रोपिल या फेनिल के डेरिवेटिव, है ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं बैठा जाएगा, तो उन्हें भी हम लोग इसी कैटेगरी में रखेंगे, पिनिकॉल रिप्लेसमेंट ही उन्हें भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कि ये प्रोडक्ट बना कैसे, इसको समझते हैं। ठीक है, या इसकी जगह कोई दूसरा आपको पिनिकॉल दे दिया जाए, इसी का कोई भाई बंधु दे दिया जाए, तो हम लोग प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। यहाँ तो देखो बना हुआ है, लेकिन हम लोग इसको कैसे कॉपी में बनाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये पिनिकोलेन बनता है। ठीक है, तो इसमें मेन है इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन जो होती है पिनिकॉल पिनिकोलेन रिएक्शन, ये एसिडिक मीडियम में कैटेलाइज होती है, एसिड कैटेलाइज रिएरेंजमेंट है ये। ठीक है, तो इसमें जब भी ये रिएरेंजमेंट हो रहा होगा तो कोई ना कोई मिनरल एसिड लिया जाएगा, जैसे सबसे ज्यादा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, या कई बार डाइल्यूट HCl, कई बार ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड HClPO4 लिख के दे दिया है ना। तो ये इनमें से कोई ना कोई एसिड, या कई बार तो वो केवल H+, ऐसे यहाँ लिखा ना H+ आयन, वो H+ आयन और हीट ऐसे बस लिख देगा तो भी सफिशिएंट होगा कि वो H+ आयन किसी एसिड से ही आ रहे होंगे, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ जनरली सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड पहले स्टेप में बेटा H+ आयनाइज होगा, और H+ आयन और HSO4- में इस तरह से आयनाइज हो रहा होगा। ठीक है, अगले स्टेप में HSO4- फिर से आयनाइज हो रहा होगा, लेकिन हम लोग को पहले स्टेप से मतलब रखना है। अब देखो इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में कुछ H+ आयन फर्निश्ड कर रहा होगा, है ना, ये सॉल्यूशन में H+ आयन ला रहा होगा, और उसी में पड़ा हुआ ये कंपाउंड पिनिकॉल जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, अब पिनिकॉल है विक डाइऑल, ये है तो बेटा अल्कोहल, लेकिन इसमें एक OH नहीं है, दो OH ग्रुप है, और वो भी बेटा एडजेसेंट कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब अड़ोस पड़ोस के दो कार्बन से ये दोनों OH कनेक्टेड है। ठीक है, और है तो ये एलिफेटिक अल्कोहल, है ना, और एलिफेटिक अल्कोहल कैसा होता है नेचर वाइज, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब वो मीडियम के पीएच पे उसका नेचर डिपेंड करता है। अब आपने मिला दिया सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा भी ऐड किया होगा, कुछ तो H+ आयन आए होंगे, तो सॉल्यूशन स्लाइटली एसिडिक होने लगेगा, और एसिडिक मीडियम में ये OH कैसे बिहेव करेंगे, एसिड की जगह बेस की तरह, बेस की तरह, है ना। जैसा अल्कोहल में हम लोग पढ़ाया था E1 काइनेटिक्स में, सेम वही कहानी है कि इनमें से कोई एक OH, है ना, उस H+ आयन को कैप्चर करेगा और सिलेक्टिवली एक ऑक्सोनियम आयन यहाँ तैयार कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग क्या बना देंगे, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया, देखो ऑक्सोनियम आयन, इस O पे एक H तो था ही, एक H और आ गया, और पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, ये बन गया आपका ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, और ये आयन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कौन सी मूवी देख के आया है ये पुष्पा मूवी देख के आया है ना, ये कहेगा मैं रुकेगा नहीं। ठीक है ना, झुकेगा भी नहीं और रुकेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ से लीव आउट कर देगा। ठीक है, तो इसके बनते ही ये निकल जाएगा, और यहीं पर बन जाएगा कार्बोकैटायन। ठीक है, यहीं पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये बन गया कार्बोकैटायन, वो छटेगा और यहीं पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ये जो कार्बोकैटायन है, ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा, जैसे E1 में इतना तो होता ही था। ठीक है, अब ये जो कार्बोकैटायन है, इस समय अगर आप देखो तो लग तो रहा है भैया ये 3 डिग्री है,
और 3 डिग्री ठीक ठाक अच्छा खासा स्टेबल होता है ना। लेकिन अभी इसकी तमन्नाएं अधूरी है ना। पड़ोस में देखो भैया एक OH बैठा हुआ है, ठीक है, और इसके मन में क्या आ रहा है भैया, ये सोच रहा है अगर इन दोनों मेथिल में किसी एक मेथिल को माइग्रेट करा ले तो ये कार्बोटाइन यहाँ बन जाएगा, और ये वाला कार्बोटाइन 3 डिग्री कार्बोटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होगा। बता सकते हो क्यों? ऑक्सीजन के प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा, और प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज कार्बोटाइन 3 डिग्री नॉर्मल 3 डिग्री कार्बोटाइन से बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अभी ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये कार्बोटाइन बना के रीअरेंज मारेगा और एक नया कार्बोटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेथिल शिफ्ट होने जा रहा है, ठीक है। इस कार्बोटाइन का क्या होने जा रहा है? रीअरेंजमेंट, 1,2 मेथिल शिफ्ट, ठीक है। और इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स आप समझ रहे हो, वो जो नेक्स्ट कार्बोटाइन बनने वाला है वो इससे कहीं ज्यादा स्टेबल है ना। ये कार्बोटाइन जो बनेगा ये ऑक्सीजन के प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज हो जाएगा। इसमें ये दिखा दीजिए कि ये इन दोनों मेथिल में किसी एक को माइग्रेट करा लेगा। अच्छा, यहाँ पे तो बेटा दोनों मेथिल है तो किसी को माइग्रेट करा ले, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने जैसे इस मेथिल को माइग्रेट कराया, और यहाँ पे बना दिया पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पे कौन आके जुड़ गया? मेथिल आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और ये दिखा दिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो इस चीज को ऐसे शो कर दिए कॉपी में कि OH के जो लोन पेयर है वो उससे स्टेबलाइज हो रहा है, उसके प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कार्बोटाइन है ये स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये कार्बोटाइन पहले से ज्यादा 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल है ना। तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी है ना, दैट इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोटाइन। तो ये कार्बोटाइन बेटा जो बन रहा है ये 3 डिग्री कार्बोटाइन से भी कहीं ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसलिए वो मेथिल शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा इस स्टेप में, जो आपका एनायन था वो HSO4 माइनस आयन का एनायन, ये वाला, इसकी आत्मा भटक रही होगी बेटा, ठीक है। और वो चिल्लाता घूम रहा होगा मेरा H+ आयन गया है। तो अब ये क्या करेगा, ये अपना H+ आयन, अब इसको मौका मिल गया, ये H+ आयन निकाल लेगा। है तो ये बेस ही, क्योंकि एसिड का कॉन्जुगेट आयन बेस होता है, ठीक है। और ये इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। कौन सा है वो? O का H बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा आप ऐसे करो, इसको अलग थोड़ा सा शो कर दो, और ये इस मौके पे चौका मारेगा, ये यहाँ से निकालेगा H+, ठीक है। और जब ये निकालेगा तो इसका पाई बॉन्ड घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, ठीक है। तो बस डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आते ही वो कीटोन देखो बन जाएगा, और इसी को तो फिनिटोलेन बोल रहे थे हम लोग। ये जो प्रोडक्ट बन रहा था इसी का कॉमन नेम क्या था? फिनिकोलेन, है ना। फिनिकोलेन या तो कोई कीटोन होगा या समटाइम्स एल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, तो ये मतलब ओवरऑल पूरी मैकेनिज्म होती है फिनिकॉल फिनिकोलेन, ठीक है। तो इसका जो पहला स्टेप है मतलब है तो वो इवन टाइप की है ना, बस वो कि 2 OH लगे हुए, विक डाइऑल में ये मैकेनिज्म होती है, ठीक है। विक डाइऑल में ये मैकेनिज्म देखने को मिलती है। है ना, क्लियर हो गया। तो
काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म में से एक है। ठीक है, अब इसमें कुछ खास खास बातें हैं वो देख लीजिए। इसमें एक बात ये बोला जाता है कि जब वो मेथिल, जो ये एल्किल था ना, ये आर, ये मेथिल, ये जब माइग्रेट कर रहा होता है, ठीक है, तो ये एक 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए माइग्रेट करता है। मतलब इधर इसका बॉन्ड टूट रहा होता है और इधर इसका बॉन्ड बन रहा होता है ना। ये देखो नीचे ये दिखाया गया है इस तरह का। ठीक है, ये जो आर का माइग्रेशन होता है वो एक 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है ना। देखो लिखा होगा इसमें, द लॉस ऑफ वाटर एंड माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप मे बी वेरी रैपिड और साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन का निकलना और एल्किल ग्रुप का माइग्रेशन बहुत रैपिड होता है। ठीक है, probably the migrating group does not become completely free, है ना। कह रहा है कि एल्किल ग्रुप पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाता है, ठीक है ना, क्योंकि उधर वो बॉन्ड टूट रहा होता है, उधर वो जस्ट बनाना शुरू कर देता है। तो वो एल्किल जो मेथिल शिफ्ट हो रहा है वो पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाता है ना। तो वही ये बोल रहा है कि probably the migrating group does not become completely free before it is partially bonded to the adjacent positively charged carbon। ठीक है, तो यहाँ पे ए टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर रिएजमेंट सजेस्टेड। तो एक तरह से इस रिएजमेंट को इंट्रामोलिकुलर रिएजमेंट भी बोल दिया जाता है, क्योंकि उसी मॉलिक्यूल का जो अल्काइल है वो वहां पर जाकर अटैच हो रहा है। अच्छा, ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे आप लोग ना भी बताते तो भी चल जाता है इसको जानना क्या जरूरी है, इसको जानना इसलिए जरूरी है, अगर ये जो आर माइग्रेट कर रहा है, अगर इसके पास कोई काइरल कार्बन होता, मान लो कि इसके पास भी कोई काइरल कार्बन होता, तो माइग्रेशन करते समय वो एक 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, इस वजह से उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना। वो चीज यहाँ पे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि देखो ये मेथिल के पास अपना कोई काइरल सेंटर ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि अगर कोई ऐसा एल्किल कभी माइग्रेट करने लगे जिसके पास अपना काइरल सेंटर हो, तो वो काइरल सेंटर के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करेगा। अगर वो आर है तो आर ही रहेगा, प्रोडक्ट माइग्रेट करने से पहले अगर आर है तो माइग्रेट करने के बाद जिस कार्बन पड़ोस वाले कार्बन में जुड़ रहा है तो भी वो आर कॉन्फ़िगरेशन के साथ जुड़ेगा, है ना। ऐसे तो ऐसे मतलब उसकी स्टीरियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, दैट इज स्टीरियो ऑफ alkyl group remains unchanged, है ना। तो इससे ये एक खास बात बड़ी निकल के आ रही है कि जो आर है, आर में अगर मान लो काइरल कार्बन वो बैठा दे, ऐसा कोई फिनिकॉल बना के आपको दे दे, तो वो आर की काइरल कार्बन पे कोई भी मतलब कि जो स्टीरियो है वो चेंज नहीं होगी, है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन है। ठीक है, बोलो भाई, आई बात समझे। हाँ देखो मैं लिख भी देता हूँ, इफ आर मतलब एल्किल ग्रुप कंटेन्स काइरल कार्बन, then the configuration of chiral carbon remains same। ठीक है, तो अगर R के पास अपना कोई काइरल सेंटर है तो रीअरेंज होने से पहले अगर वो R फॉर्म में था तो प्रोडक्ट भी R में बनेगा, S था तो S में बनेगा। मतलब काइरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, R का एल्काइल जो माइग्रेट कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो जब ट्रांजिशन कर रहा है तो एक 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट शुरू कर रहा है, इधर का बॉन्ड टूट रहा है, साथ ही साथ इधर का बॉन्ड बन रहा है, इससे उसका स्टीरियो में चेंजेस नहीं ऑब्जर्व होंगे। हाँ वो नीचे साइड में हो सकता है, क्योंकि इधर देखो स्टीरियो कब चेंज होती, अगर वो आर फ्री हो जाता पूरी तरह से, मतलब वो मेथिल पहले टूटता और मेथिल प्लस या मेथिल माइनस में कन्वर्ट होने लगता,
और फिर वो अटैक करता है। वो कह रहा है कि R माइनस बन ही नहीं पाता है, उसमें बस डेल्टा निगेटिव चार्ज आ रहा होता है और उसी के थ्रू वो कनेक्ट होने लगता है पड़ोस वाले कार्बन को। इस वजह से क्या होगा कि जो भी 3D में जिस डायरेक्शन से बॉन्ड टूट रहा होगा उधर ही से नया बॉन्ड बनने लगेगा, तो उसकी स्टीरियो में कोई चेंज नहीं आएगा। ये स्पेसिफिक ये इसी के लिए है ना, ये पॉइंट सर ये R एल्किल क्या लिखा है सर? इफ R एल्किल, R मतलब सिंबल लिख दिया है, R मतलब एल्किली है वो, ठीक है ना। जो एल्किल ग्रुप माइग्रेट कर रहा होगा उसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करेगा, है ना, वो ये तो कह रहा है। क्लियर हुई बात? यस सर। है ना, क्लियर होगी बात? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताया जाता है। फिनिकोलेन में जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो जो नॉर्मल कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट में पड़ते हैं उससे थोड़ा सा हटके होता है। ये आज हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो नॉर्मल कार्बोकेटायन में होता है वो ऑर्डर ये होता है हमारा राजस्थान प्यारा, ठीक है, हाइड्रोजन फिर एल्किन फिर फेनिल, है ना, क्लियर, हाइड्रोजन एल्किन और फेनिल, है ना, ये ऑर्डर होता है। लेकिन ये जो फिनिकोलेन रिएरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, फिनिकोलेन रिएरेंजमेंट, इसमें थोड़ा सा ऑर्डर डिफरेंट है ना। अगर फिनिकोलेन रिएरेंजमेंट में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा जाए तो ऑर्डर में हाइड्रोजन का तो सबसे ज्यादा है ना, सेकंड नंबर में एराइल ग्रुप है, एराइल मतलब सर वो फेनिल है ना, हाँ, और फिर एल्किल है, तो है ना हाइड्रोजन, हाँ ये सारी बात फिनिकोलेन है ना। इसमें जो बातें स्पेसिफिक पॉइंट है वो हम लोग को ये पॉइंट क्योंकि जनरली आप नॉर्मल रिएरेंजमेंट कराएंगे तो वहां पे ऑर्डर हम लोग फॉलो करेंगे, हाइड्रोजन के बाद नॉर्मल एल्किल का फिर फेनिल का, लेकिन फिनिकोलेन में ऑर्डर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। हाइड्रोजन के बाद सेकंड नंबर में कौन सा है, फेनिल शिफ्ट है, ठीक है। ये इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखा हुआ है ना। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के आइसोटोप्स अगर कभी लगा दिए जाए डी टेट्राइड्रेन तो बोलते हैं कि हाइड्रोजन का मैग्नेटिक ग्रुप सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसकी कार्बन के साथ जब जुड़ता है तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है ना, और ड्यूटेरियम की थोड़ी सी ज्यादा होती है, ट्राइटियम की उससे ज्यादा होती है। हेवियर आइसोटोप्स मेक्स स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड, जितना ज्यादा हेवियर आइसोटोप होगा उसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर बनेगा। फिर फेनिल का है नंबर, है ना, और उसके बाद एल्किल का है, ठीक है। और इसमें भी एक खास बात है, एल्किल में भी उल्टा है, जो नॉर्मल हम लोग कार्बोटाइन के जैसे बोलते हैं कि जो सबसे लेस बल्की होता है वो आसानी से माइग्रेट करता है, ठीक है, इसमें उल्टा है, इसमें 3 डिग्री वाला सबसे आसानी से करेगा, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, है ना। अब वो जो भी है ये थ्योरेटिकली ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंटली सॉरी ऑब्जर्व किया गया है, तो ये तो हम लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, हाँ फेनिल के लिए पॉइंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, as the migratory group migrate with electron pair, more nucleophilic group might be expected to migrate, thus the order of migration among the aryl group। देखो अगर फेनिल ग्रुप में कभी कंपैरिजन हो रहा हो, है ना, फेनिल ग्रुप में डिफरेंट फेनिल ग्रुप है, तो उसने बोला है कि जो ज्यादा मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप वही होगा जिस फेनिल रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होगी। तो बोला जाता है कि मोर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग जो होती है वो पहले माइग्रेट करती है, उसका माइग्रेट ग्रुप ज्यादा होता है। क्योंकि तो वो इसमें ये ऐसे समझ सकते हो कि फेनिल रिंग जब माइग्रेट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, मतलब वो उस पे एक्चुअली परफेक्ट नेगेटिव तो नहीं आएगा लेकिन डेल्टा नेगेटिव चार्ज तो आ ही रहा होगा, है ना, और वो जितना ज्यादा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो अगले कार्बन के साथ जो वो अटैच्ड बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी वो थोड़ी फास्ट होगी, है ना, इसलिए वो उसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज्यादा होगा।
तो इसने बोला भी देखो पैरा एनिसिल का कह रहा है सबसे ज्यादा। पैरा एनिसिल मतलब एनिसिल, एनिसिल एनिसोल से आया। एनिसोल आप समझ लो, आप अगर बेंजीन की पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा दो, OCH3, तो अगर आप केवल बेंजीन में यही ग्रुप लगाओ तो इस कंपाउंड का नाम होता है एनिसोल, है ना। अब उसकी पैरा वाली पोजीशन ये कर दो, है ना, तो इस फेनिल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा एनिसिल बोलते हैं। एल्किल बन गया ना, एक हाइड्रोजन हटा दो उसकी पैरा का, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड नंबर में कौन लिखा है उसने, पैरा टॉइल, टॉइलिन है। तो टॉइल ग्रुप कौन सा होगा, टॉल्विन से बन रहा है ना। हाँ, तो इसकी पैरा पे मेथिल लगा होगा, ठीक है। और फिर आपका नॉर्मल फेनिल लिख दिया उसने, है ना, देखो फिर उसने क्या लिख दिया, नॉर्मल फेनिल। और लास्ट में क्या लिख रहा है, पैरा क्लोरो फेनिल, ठीक है। अब इसको आप लॉजिक से भी समझ सकते हो। देखो ये OCH3 का यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा है, +M, जिससे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ा रहा होगा। मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग यही है ना, इन चारों में। फिर मेथिल, मेथिल का कौन सा इफेक्ट लगा होगा, +I इफेक्ट। तो वो इतनी नहीं बढ़ा रहे हैं जितना +I वाला बढ़ा, लेकिन थोड़ी बहुत तो बढ़ा ही ना होगा, ठीक है। +I थोड़ा हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगा होगा। तो ये सेकंड नंबर में इसका ऑर्डर होता है। फिर फेनिल में कोई बढ़ा नहीं रहा तो घटा भी नहीं रहा। और क्लोरीन तो भैया हैलोजन में खींचू टाइप का होता है ना बेंजीन रिंग के साथ, उसका -I डोमिनेट करता है +M पे। तो जितना वो विड्रॉ कर रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उससे ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं रहा है। तो ओवरऑल तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर रहा है, फेनिल रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये ऑर्डर ऐसा उसने बोला हुआ है। उस चीज को आप लॉजिकली समझ सकते हैं, ठीक है। जय बेटा, समझ में आ रहा है, वेदांत क्लियर। तुषार आज क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, समझ में आ रहा है सबके प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, पूछते रहा करो बेटा क्वेश्चन है। तो इतनी ये बात थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो है थोड़ा सा चेंज है, ठीक है ना। जो नॉर्मल रीअरेंजमेंट होता है कार्बोटाइन का, उसमें ऑर्डर होता है हाइड्रोजन, फिर एल्काइल, फिर फेनिल। और पिनिकॉल पिनिकोलिन में ये ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उसमें फेनिल शिफ्ट ज्यादा तेजी से होता है एज कंपेयर टू एल्किल से, ठीक है। और फेनिल में भी अलग अलग रिंग हो तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होगी वो पहले माइग्रेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छी न्यूक्लियोफाइल होगी। तो ये कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मान लो कि आपको कुछ एग्जांपल करते हैं इसके बेस्ड पिनिकॉल पिनिकोलिन में। मान लो आपको ये वाला पिनिकॉल दे दिया गया, तो वो पिनिकॉल का चेहरा तो बदला हुआ दिया ही जाएगा, है ना। वो जो स्टैंडर्ड वाला पिनिकॉल उसमें चारों मेथिल है, वो वाला तो मुश्किल ही आपको दिया है, उस तो बदल हेरा फेरी करके देगा वो। तो इसमें क्या किया है, देखो दो उसने बैठा रखे मेथिल, है ना। इस पिनिकॉल में 2 एल्किल मेथिल है और 2 एल्किल फेनिल है, ठीक है। और वही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहा है ना। तो इतना तो देख के समझ में आ रहा है कि इसमें पिनिकॉल पिनिकोलिन रिएक्शन हो के रहेगा, है ना। तो इसमें पहले स्टेप में क्या होता था बताओ, कि कोई एक OH ऑक्सोनिम बनाता था। तो पहले आप चेक कर लिया करो कि सिमेट्री है कि नहीं। कुछ पिनिकॉल में सिमेट्री मिल जाएगी, किसमें नहीं मिलेगी। तो इसको 20 से कट्टा मारा तो इसमें सिमेट्री है। नहीं नहीं, इसको वो इसलिए चेक कर रहे हैं कि हम किस OH को क्या करें ऑक्सोनिम बनाए। क्योंकि अगर ये वाला OH अटैक करेगा तो इधर वाला बनाएगा, राइट वाला, और लेफ्ट वाला भी बना सकता है। तो इसमें चेक कर लो, अगर सिमेट्री मिल जाए तो ये झगड़ा झंझट वहीं खत्म हो जाएगा। किसी को भी बना दो आप ऑक्सोनिम आयन में, ठीक है। लेकिन अगर सिमेट्री नहीं होगी तो इसमें भी विचार करना होगा कि किसको ऑक्सोनिम बनाना ज्यादा फेवरेबल रहेगा, है ना। जिसपे कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल, मतलब वो ऑक्सीजन बनाने के बाद जो कार्बोटाइन बनता है वो ज्यादा स्टेबल। तो खैर अभी तो खैर सिमेट्री तो खैर इस बात से मतलब नहीं है, आप किसी को भी माइग्रेट करा, मतलब किसी पे भी आप ऑक्सोनियम तैयार कर दो। तो इसमें ऐसा करते हैं कि राइट वाले को बना देते हैं, ठीक है। राइट वाले OH आयन OH ग्रुप को आप ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है।
तो इतना बात समझ में आ गया। अब देखो यहीं पे ऑक्सोनियम आयन बनेगा तो यहीं पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। बोलो भाई, ये मैं बना दूं यहीं पे डायरेक्ट कार्बोकैटायन, है ना। सर अभी आपकी वॉइस रिपीट करके क्या कह रहे थे? अगर सिमेट्री नहीं हुई तो क्या होगा? हाँ बेटा, अगर सिमेट्री नहीं होगी तो हमें ये एक बार चेक करना पड़ेगा कि किस OH पे ऑक्सोनियम आयन बनने के बाद जो कार्बोकैटायन बन रहा है, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है ना। क्योंकि जो कार्बोकैटायन का बनना, अच्छा हाँ ये बेटा ऊपर वाली मैग्नीज में ये तो आपने पूछा ही नहीं कि इसमें RDS कौन सा है। कार्बोकैटायन का बनना ही RDS है अभी भी, है ना, तो ये लिख लीजिए। क्योंकि ये मैग्नीज सिमिलर टू E1 है, तो इससे भी थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो कि E1 में भी यही होता था कि कार्बोकैटायन का बनना ही क्या होता था, RDS। तो यहाँ भी वही चीज है, ठीक है। तो वहां पे वही देखेंगे कि किस कार्बन पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। अब जैसे पहले आपने ये वाला बना दिया, ठीक है ना? इसमें इधर वाला तो छुप गया है ग्रुप, दिख ही नहीं रहा है। एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ अब देखो, तो यहाँ बना दो कार्बोकैटायन, ठीक है। अब फिर क्या होता था अगले स्टेप में, पड़ोस वाले OH पे जो 2 एल्किल होते तो उसमें एक माइग्रेट करता था। अब यहाँ पे आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बेसिस पे डिसाइड करना होगा। एक तो पॉसिबिलिटी मेथिल माइग्रेट कर जाए, एक पॉसिबिलिटी फेनिल, लेकिन दो में माइग्रेट एक ही करेगा, ठीक है ना। और वो डिसाइड करेंगे इससे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर होगा, हाइड्रोजन के बाद फेनिल, है ना, फिर एल्किल। तो फेनिल एल्किल में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, फेनिल का। तो यहाँ पे पिनिकॉल पिनिकोलेन में तो यहाँ पे फेनिल शिफ्ट करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है, क्या करो भाई, तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, इसलिए ये माइग्रेट कर जाएगा फेनिल, ठीक है। ये फेनिल माइग्रेट कर गया, तो इससे तो कोई नया कार्बोकैटायन बनता हुआ दिख रहा है। है ना। अब क्या होगा, अब इस स्टेप में जो बेस का एनायन था HSO4- वो हमारा बिहेव करेगा बेस की तरह, और ये OH का H, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर में एसिडिक हाइड्रोजन केवल एक ही है, वो हाइड्रोजन ही है जो O से अटैच है ना। सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन वही है, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का, तो इसी को रिमूव करा लेगा, ठीक है। और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके तो कार्बोकैटायन को परमानेंटली उस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे ना, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये आपका फाइनल बन गया पिनिकोलेन, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो पिनिकोलेन बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है ना, क्लियर बनता। ये ध्यान रखिएगा, इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ध्यान रखना, क्योंकि जनरली वो मेथिल शिफ्ट ज्यादा होता है और यहाँ पे मेथिल शिफ्ट करा दिया तो हो जाएगा कवर, ठीक है। यहाँ पे फेनिल शिफ्ट ज्यादा डोमिनेट होगा, ठीक है। क्या हो गया, हाँ बोलो बेटा क्या कर। सर यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से तो फिनाइल शिफ्ट हो गया, बट सर अगर स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखें तो सर मिथाइल होना चाहिए पहले। हाँ वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन एक इसमें ये भी बात है कि यहाँ पे जो RDS है वो पहला वाला कार्बोकैटायन का बनना RDS है ना, इसलिए अगला कार्बोकैटायन अगर लेस स्टेबल भी बन रहा है ना तो भी उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे Yes. रेट पर ज्यादा मायने रख रहा है कि किसका अप्रोच ज्यादा फास्ट है, फेनिल तेजी से अटैक करेगा, है ना, मतलब रीअरेंज करेगा, कि मेथिल। तो फेनिल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो वो तेजी से अटैक करेगा, तो कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन तो यही बन रहा है स्टेबल, और अगले स्टेप में फेनिल भी तेजी से अटैक करेगा तो इससे बनने वाले प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, ज्यादा परसेंट में बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे
फेनिल शिफ्ट क्यों हो रहा है? फेनिल शिफ्ट इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो कार्बोटाइन बन रहा है वो पहले वाले कार्बोटाइन से तो ज्यादा ही स्टेबल है, क्योंकि वो अभी भी वो इस ऑक्सीजन के प्लस एंड इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है ना। मतलब ड्राइविंग फोर्स फिनिकॉल में ड्राइविंग फोर्स तो जो नेक्स्ट कार्बोटाइन बनता है वो पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो फेनिल शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में ना? तो ये थोड़ा सा बातें हैं जो हमें पता होनी है ना। नोट कर लिया ये वाला? अच्छा, तो एक ये वाला जरा आप लोग उससे कर सकते हो अटेंड। ठीक है, इसके बाद ट्राई कर लो आप लोग। ये भी एक फिनिकॉल है ना, और इसका एसिडिक मीडियम में रीअरेंजमेंट कराया जा रहा है फिनिकॉल है ना। इसमें भी सिमेट्री है ना। तो कार्बोटाइन तो कहीं भी बना दो, लेफ्ट पे बना दो चाहे राइट पे बना दो। ठीक है, तो उसके अटेंड कर लो जल्दी, इसमें बताओ क्या बनता है। तो इसमें सिमेट्री तो दिख ही रही है ना। तो आप कार्बोटाइन तो कहीं भी बना दीजिए, ठीक है, चाहे ये वाला OH अटैक करे H प्लस एन, ये वाला करे, तो बनेगा तो एक ही कार्बोटाइन। तो आप किसी एक से अटैक करा दीजिए। ठीक है, जैसे आपने राइट वाले से मान लीजिए अटैक कराया, तो इससे आपका पहला वाला बन जाएगा, मतलब कार्बोटाइन बनेगा, और वो कार्बोटाइन कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, राइट वाले कार्बन पे बन गया कार्बोटाइन। ठीक है, अब इस स्टेप पे आपको बनाना कराना है रीअरेंजमेंट। ठीक है, वो कार्बोटाइन पड़ोस वाले कार्बन पे आएगा जिसपे ऑक्सीजन बैठा हुआ है, प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज होना चाहिए। तो ये देखने के लिए हमें देखना है कि इन दोनों में कोई एक फेनिल रिंग माइग्रेट करेगी। ठीक है, अब इन दोनों में किसका ज्यादा है माइग्रेटिव? बस आप इसी को माइग्रेट करा दीजिए। तो यहाँ पे ये वाला जो फेनिल रिंग है, ठीक है, ये वाला फेनिल रिंग माइग्रेट करेगा। और अगर ये माइग्रेट किया तो क्या बनेगा भाई बताओ? देखो ये वाला OMe, ये रिंग हट जाएगी यहाँ से, है ना, और यहाँ पे कार्बोटाइन एक नया डेवलप हो जाएगा। अरे तो आ ही नहीं पूरी, डायग्राम छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ कार्बोटाइन बन गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? हाँ, ये रिंग आ गई। OH तो लगा ही रहेगा। ठीक है, फिर जो HSO4 माइनस होगा वो प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा, OH का प्रोटॉन वो निकालेगा। ठीक है, और यहीं पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा एक खूबसूरत सा कीटोन बन जाएगा। देखो ये बन रहा है ना, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा पिनिकोलिन। हाँ बोलो बेटा। ये सही बन रहा है। ये बन रहा है ना, बस बिल्कुल सही।
ठीक है, एक ये वाला बना सकते हो। ठीक है, एक वाला ये वाला भी कर देता है। है ना, देखिए, तो जब भी कंफ्यूजन हो तो मैकेनिज्म को पूरी तरह से फॉलो करिएगा। मैकेनिज्म में देखो, ऑक्सोनियम आयन वहां बनना ज्यादा पॉसिबल है जहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन का बनना ही आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसी को डिसाइड करिए कि पहला कार्बोकैटायन किस में ज्यादा स्टेबल होता है। वो बाद में रीअरेंज होने के बाद वो और स्टेबल हो जाए तो बात अलग है, वो तो होगा ही, है ना। लेकिन पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए मन में कि जैसे ये स्ट्रक्चर था आपका, तो एक बार सोचिए कि ये OH ऑक्सोनियम आयन बन के अगर निकलेगा तो यहाँ कार्बोकैटायन आएगा, ठीक है। और ये नॉर्मली 3 डिग्री टाइप का तो होगा ही, ठीक है ना। हाँ, वो बाद में शिफ्ट होगा, लेकिन अभी जो बन रहा है उसी को देखिए, है ना। तो ये नॉर्मली 3 डिग्री होगा। यहाँ वाला कार्बोकैटायन जो होगा ये डिग्री वाइज तो 3 डिग्री होगा, लेकिन जबरदस्त एंगल स्ट्रेन होगा यहाँ। यस सर, एंगल स्ट्रेन। तो जबरदस्त एंगल स्ट्रेन है ना। 4 मेंबर रिंग और 3 मेंबर, हाँ हो सकता है। उस समय बेटा एक बच्चा बोल रहा था ना कि रिंग के स्केलेटन पे मना किया था कार्बोकैटायन, तो ये वाला एग्जांपल भी हो सकता है। अगर 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग वाले कार्बन पे यहाँ बनता है ना कार्बोकैटायन, तो एंगल स्ट्रेन अच्छा खासा डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो रहना चाहेगा 109 डिग्री पे, लेकिन रिटेन कर रहा है वो 90 पे, है ना। तो इस वजह से बेहतर है कि यहाँ पे कम से कम एंगल स्ट्रेन जैसा कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेन तो नहीं है ना। रह तो वो पैर फैला के बिल्कुल 109 डिग्री 28 मिनट पे मौज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ बेचारा दबा कुचला हुआ है ना। यहाँ पे वो कितने पे बैठा हुआ है, 90 पे। तो बहुत एंगल स्ट्रेन अनस्टेबिलिटी लाता है ना। इस वजह से आप बेटर है कि स्टेबल, पहले स्टेप में स्टेबल कार्बोकैटायन ही बनाइए, बाद में वो रीअरेंज करेगा तो और स्टेबल हो जाएगा, तो अच्छी बात है। हाँ, फिर वही हो जाता है। हाँ, फिर वो केस अलग हो जाता है, वो फिर डांसिंग रेजोनेंस वाला केस हो जाता है ना। तो यहाँ पे वो 4 मेंबरिंग डांसिंग रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है। जैसे कि डांसिंग जो होता है उसमें जो रिंग होती है उसके मतलब एक और साइड में जो फ्लावर होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, कि रिंग डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन साइड वाले, उसमें रिंग वाले कार्बन पे तो वो खतरनाक अनस्टेबल है, क्योंकि एंगल सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हैं।
अच्छा स्क्रीन शेयर हुआ? नहीं रहा है। है ना? देखो फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि इस कार्बन पे कार्बोडाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फिर क्या होगा अगले स्टेप में, वो यहाँ पे आना चाहेगा, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या कर देगा, पूरा पूरा रिंग ही एक्सपेंड कर देगा, क्योंकि ये वाला केस आप याद आ रहा है, 4 मेंबर रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन पे अगर कार्बोडाइन बनता है, ठीक है, तो वो स्टेबल होने के लिए रिंग एक्सपेंशन करता है, ना कि वो हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह को ना करा के। क्योंकि देखो अगर वो एक पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा दे, लेकिन फिर वही बात है, अगर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो वो कार्बोटाइन आएगा रिंग के स्केलेटन पे, वो बहुत अनस्टेबल एंगल स्ट्रेन वाला स्ट्रेंड कार्बोटाइन बनेगा, तो वो बनना उसका फेवरेबल नहीं है। तो पूरी पूरी रिंग भी एक्सपेंड होगी फिर, है ना। अब रिंग एक्सपेंड होगी तो समझ रहे थे कि इसको आप नंबर 1 बोल दीजिए, नंबरिंग कर देता हूँ, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5, है ना। और ये बॉन्ड पे बेटा 5 वाले कार्बन पे आएगा, और वो 5 वाले कार्बन से फिर कनेक्ट हो जाएगा किस पे, 1 वाले कार्बन, ठीक है। तो इसका मतलब एक आपको देखो 1 2 3 4 5, तो 5 वाला कनेक्ट हो गया 1 से, तो एक आपको 5 मेंबर रिंग बनती हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 मेंबर रिंग ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसमें आप एक 5 मेंबर रिंग पहले ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और इसमें नंबरिंग अपनी तरफ से ही कर दी है, 1 2 3 4 5। अब देख लीजिए किससे कौन कनेक्टेड है। 1 वाले कार्बन पे 2 मेथिल कनेक्टेड होंगे, तो 1 वाले कार्बन पे 2 क्या कनेक्ट कर दिया, मेथिल, ठीक है। और 2 वाले कार्बन पे OH। अच्छा बताओ कार्बोकटाइन किस कार्बन पे बन रहा होगा, OH वाले पे, बहुत बढ़िया है। तो यहीं पे कार्बोटाइन बना दिए, ठीक है। अब जो HSO4 माइनस होगा वो किसका प्रोटॉन चुराएगा, OH का, है ना। फिनिकॉल फिनिकोलेन में वो OH का ही, OH वाला H ही सबसे ज्यादा एसिडिक है यहाँ पे, तो इसी का H चुराएगा वो। हाँ लेकिन एंगल स्ट्रेन बहुत कम हो गया, अगर आप रिंग एक्सपेंड ना कराते हो, यहाँ पे कार्बोटाइन बना के कीटोन बना देते तो वो स्ट्रेन्ड बनता था। नहीं एक हाइड्रोजन है, 1 की आंखों से देखो, तो यहाँ पे तो आने की पॉसिबिलिटी वैसे भी नहीं है ना। अगर मान लो हाइड्रोजन, हाँ सही करो, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है ही नहीं वहां पर, इसका मतलब अगर इसमें तो रिंग एक्सटेंशन होना तय है और दूसरा रास्ता ही नहीं है ना। यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही है ना। अगर मान लो H होता भी तो भी ना वो करता थी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन लेस स्ट्रेन्ड जो रिंग होती वो वैसे भी मेजर प्रोडक्ट होती है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, है ना, कीटोन ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिनिकोलेन बन गया, साइक्लिक फिनिकोलेन बन गया, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन भी हुआ है इस स्टेप में। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने एक ऑर्डर बताया था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का, तो सर उसमें OCH3 का सर ज्यादा है CH3 से सर बेंजीन रिंग पे। हाँ तो सर उसका रीजन यही था कि सर वो प्लस M इफेक्ट से सर कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल कर दे रहा है। नहीं उसका जो OCH3 है वो रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहा है बेटा, उस पेनियल रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर रहा है,
बढ़ा रहा है प्लस एम इफेक्ट से, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग अगर है तो उसका माइग्रेट करने का रेट फास्ट होगा, वो है ना, तेजी से न्यूक्लियोफाइल उतना फास्ट रेट से अटैक करेगा पड़ोस वाले कार्बोडाइन को, है ना। यस। तो उसका ये है मेन रीजन, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ आपको, है ना, इनको आप लोग बनाइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में बताइएगा स्ट्रक्चर क्या बनता है, तब तक नोट कर लीजिए, है ना। ये भी पिनिकॉल ही है और इनका कराया जा रहा है पिनिकॉल ले लो। अच्छा, इसमें वैसे मैंने एरो के ऊपर लिख दिया एक्वस POCl3, तो आप कंफ्यूज मत हो, इसको आप सोचो कि इसमें H+ आयन तो लिखा नहीं, POCl3 का अगर हम लोग इसमें पानी मिला दे, है ना, इसमें वाटर से करा दे, तो इसकी हाइड्रोलिसिस होने के बाद देखो आप ऐसे नॉर्मली तोड़ दो, इसको H+ दे दो, इसको OH-, ऐसे तीनों बॉन्ड तोड़ दो, तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बना देता है ना। तो अगर कभी पिनिकॉल कराया जा रहा हो और एरो के ऊपर POCl3 एक्वस लिखा हो, समझ जाना कि एक्वस POCl3 पानी के अंदर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बना देता है, और वो वीक एसिड है, वो H+ आयन देना शुरू कर देगा, है ना, और थोड़े भी H+ आयन आ गए, पिनिकॉल अरेंजमेंट प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको हो सकता है कि ये लिखा मिल जाए SOCl2 और एक्वस, ठीक है। तो समझिएगा SOCl2 की पानी से रिएक्शन जब होगी, थायोनिल क्लोराइड जब पानी से रिएक्ट करेगा तो इधर वाला दोनों बॉन्ड टूटेंगे, H+ OH-, H+ OH-, ये क्या बना देगा, बीचों बीच से सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, और वो क्या दे देगा, H+ आयन, है ना। तो कई बार इनडायरेक्टली आपको ऐसे रीजन लिखकर दे दिए, ठीक है। तो ये भी सब H+ आयन ही देते हैं बेटा पानी में। हाँ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो ये दोनों ही पिनिकोलेन रिएजमेंट पे बेस्ड एग्जांपल है, अच्छे एग्जांपल है। सर हाँ बोलो बेटा। सर, जहाँ पे कंपैरिजन किया था SN1 और E1 के बीच में, उसके ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें एक डाउट था, बता दीजिएगा। अच्छा बस इसको नोट कर लिए, बता दो, है ना, हो गया नोट। नेक्स्ट क्लास में फिर E2 से कराएंगे, E2 मैग्नीशियम, है ना।